Welcome back to GeoHawk Academy. Let's start our fifth chapter, major domains of the Earth. Okay, now last chapter में हमने पढ़ा कि मैप किस तरह से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उससे पहले हमने चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह से जो हमारा बहुत सारे प्लैनेट्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि एक सबसे बड़ी थ्योरी मानी गई है बिग बैंग थ्योरी। इस बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक सिंपल एक छोटा सा टाइनी मैटर था और जिसमें कि इनफाइनाइट टेम्परेचर और डेंसिटी थी, मतलब कि अनंत तापमान था। तो अचानक से ये एक्सप्लोड होता है 13 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और इस तरह से आपके ये जो इसमें जो एक्सप्लोड होने के बाद क्या होता है, इसकी जो चीजें थी, मैटर्स जो थे इसके, ये चारों तरफ फैल जाते हैं और इस तरह से आपके कुछ लंबे प्रोसेस के बाद हमारा जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं और या हमारे जो गैलेक्सीज हैं, सोलर सिस्टम है, वो हमारे सामने आते हैं, ठीक है। तो जब मतलब ये तब की बात हो रही है जबकि मतलब अर्थ स्पेस में कुछ भी अवेलेबल नहीं था या यूनिवर्स नहीं दिखता हमारा, ठीक है। हमारा कुछ भी नहीं, जस्ट सब कुछ खाली था, ठीक है। और ये एक थ्योरी है जो कि कोई हम ये कह सकते हो कि इट्स लाइक अ हाइपोथेसिस, ठीक है। ये एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना है जिसके थ्रू हम अज्यूम करते हैं कि इस तरह से हुआ होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इन जो हमने जो बात करी लास्ट टाइम कि 8 प्लैनेट्स जो है, 8 प्लैनेट्स में से एक ही प्लैनेट ऐसा है जिसपे कि लाइफ एग्जिस्ट करती है या लाइफ के लिए उसे माना जाता है कि ये जो प्लैनेट है सबसे ज्यादा सुटेबल है। अब बात आती है कि ये प्लैनेट सुटेबल कैसे है, क्या लाइफ जो है जो सस्टेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लैंड, या सिंपल आप देख सकते हैं कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या लगती है, आप जहां पर खड़े हैं, ठीक है, दैट इज लैंड। उसके अलावा पानी पीने के लिए चाहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपको चाहिए एयर जो आप सांस लेते हैं, ठीक है। और अगर इनके अलावा भी हम कुछ चीज देखते हैं, लैंड से ही हमें मिलता है फूड, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो जाती हैं, वाटर, फूड एंड एयर, जिसकी वजह से ही हमारी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर पाती है या फिर हमारी लाइफ सस्टेन कर सकती है, ठीक है। तो अब आते हैं कि किस तरह से ये जो हमारा अर्थ है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन बनाता है जिसके थ्रू हमारे जो अर्थ है उस पर एक लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है, ठीक है। तो जिससे हमारा ये बिग बैंग थ्योरी है, इसी तरह से हमारे जो अर्थ है उस पर भी जो लाइफ है वो धीरे धीरे आई। इसके भी आगे एक क्या नाम हाइपोथेसिस बहुत सारी बनाई गई। उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो हमारा स्टोन पार्ट था, स्टोन पार्ट का मतलब है हमारा लिथोस्फेयर, ओके। लिथोस्फेयर वर्ड जो है वो बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसमें कि लिथो का मतलब होता है स्टोन, ओके। तो इसलिए हमने उस एरिया को जो कि हमारा स्टोनी एरिया है या स्टोन से बना है उस एरिया को हमने बोल दिया लिथोस्फेयर, ठीक है। लिथोस्फेयर का सिंपल मतलब है हमारा लैंड फॉर्म्स या लैंड पार्ट, ओके। जो लैंड पार्ट है वो हमारे हो गए लिथोस्फेयर, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद लैंड के बाद हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या होता है कि लैंड बनने के बाद जो अंदर हीट था, जो जैसे मैंने बताया कि उस जो मैटर एक्सप्लोड हुआ उसमें बहुत ज्यादा हीट था। हीट की वजह से आप देख सकते हो कि ये हीट जो था आपके हर प्लैनेट में भी एग्जिस्ट कर रहा था। और इस हीट के बाद बहुत सारे वॉल्केनोज आए, ठीक है। वॉल्केनोज की वजह से, वॉल्केनोज का मतलब क्या है कि आपका जो ज्वालामुखी फटे, ज्वालामुखी फटने की वजह से इनके जो अर्थ इस आपके जो प्लैनेट्स थे उसमें जो गैसेस थी वो गैसेस बाहर निकल के आई, ठीक है। उन्हीं गैसेस की वजह से हमारे बहुत सारे हमारे क्या किस चीज का निर्माण हुआ, हमारे एटमॉस्फेयर बने, ठीक है। उन्हीं जो गैसेस इसमें से निकल के आई उसमें से हमारे एटमॉस्फेयर जो कि एक तरह से कह सकते हैं लेटेंट गैसेस थी जो कि इसके अंदर छुपी हुई थी। और वो फाइनली जब एक्सप्लोड हुई वॉल्केनोज के थ्रू तो वो हमारी क्या हुई, सारी जो चीजें हैं वो बाहर आई और फिर वो एटमॉस्फेयर बनी और जिसने हमारे चारों तरफ अर्थ को कवर कर लिया, ओके। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है इस एटमॉस्फेयर बनने के बाद क्या होता है कि हमारे बहुत सारे क्लाउड्स फॉर्मेशन हुए, ठीक है। और क्लाउड्स फॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ, रेन आई, ठीक है। और रेन्स आना शुरू हुई और रेन्स की वजह से हमारा एक दूसरा फीचर तैयार हो गया, वो हो गया हाइड्रोस्फेयर,
ओके, रेन्स बनने के बाद क्या हुआ, हाइड्रोस्फेयर। अब क्या हुआ, हमारे पास लैंड आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एटमॉस्फेयर आया, ये इसी तरह से इनका फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले लैंड एग्जिस्टेंस में आया, उसके बाद एटमॉस्फेयर आया, और फिर उसके बाद हाइड्रोस्फेयर आया, ठीक है, क्योंकि रेन्स के थ्रू आपके ये बने चीजें बनी। अब जैसे कि वॉल्केन, आपके जो हाइड्रोस्फेयर में आपके आ जाते हैं ओशियंस और फ्रेश वाटर, ठीक है। ओशन और फ्रेश वाटर का भी अपना अलग अलग फॉर्मेशन है। जैसे कि ओशंस का जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली माना जाता है जब वो लैंड से जो रिवर्स या रेन वाटर जो भी फ्लो होकर जा रहे थे, और जो भी एक एरिया जो भी खाली रह गया था, एरिया जो बड़े बड़े एरिया आपके खाली रह गए, जिस ओशन के जो बड़े एरिया उनको खाली होने का भी बहुत सारा रीजन बताया जाता है, ठीक है। तो ये जो एरिया खाली हो गए, इससे क्या होता है कि ओशियन का जो पानी है वो सॉल्टी क्यों माना जाता है, क्योंकि ये जो भी लैंड पार्ट से निकलते हैं, तो लैंड में जो बहुत सारा नाइट्रोजन, सल्फर, जो भी चीजें थी, उसकी वजह से इसका जो पानी था वो ओशन का वो खारा हो गया। उसके अलावा जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं, जो कि आपके डायरेक्टली किससे मिल रहे हैं, ग्लेशियर्स भी बन गए बहुत सारे आपके इन सबके। तो ये सब एक अलग अलग अपना एक थ्योरीज है, या कह सकते हो बहुत सारी हाइपोथेसिस बनाई गई, जिसके आप कि हमारा जो अर्थ है वो किस तरह से वन बाय वन इसका हर एक चीज का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से टोटली जो है आपका मेजर जो डोमेन्स थे वो आपके हैं लिथोस्फेयर, ओके, उसके अलावा एटमॉस्फेयर, उसके बाद है आपका हाइड्रोस्फेयर। तो जब ये तीन चीजें एग्जिस्ट हो गई, तो हमारे पास सबसे पहले जो चीजें जन्मी वो थी आपकी एल्गी, ठीक है। इन तीनों के फॉर्मेशन से, ठीक है, इन तीनों के फॉर्मेशन के बाद हमारा ये एरिया जो कि हम जिसको बोल रहे हैं कि एक तरह से ये इंटर कनेक्टेड है तीनों, ठीक है। इंटर कनेक्शन के बाद ये एरिया जो बना, इसको हमने नाम दिया बायोस्फेयर। बायोस्फेयर का मतलब क्या है, सिंपल, कि जिसमें कि लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, जीवन जिसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो बायोस्फेयर में क्या हुआ, सबसे पहले आपके सामने आते हैं एल्गी, उसके बाद फिश का निर्माण हुआ। फिश होने के बाद धीरे धीरे इस तरह से जितने भी हमारे जीव थे वो निर्माण हुए, और निर्माण होने के बाद हमारे ह्यूमन बीइंग एग्जिस्टेंस में आते हैं, ठीक है। मीन्स जो कि हम लोग हैं वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो फाइनली यहाँ पर इस अर्थ पर जो हमारे बोला जा रहा है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, उसमें सबसे पहला लिथोस्फेयर, उसके बाद एटमॉस्फेयर, उसके बाद हाइड्रोस्फेयर, और सबसे फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारा आ जाता है बायोस्फेयर, ठीक है। इसके बाद हमारा बायोस्फेयर एक्सिस्टेंस में आता है। अब आते हैं नेक्स्ट, जैसे कि लिथोस्फेयर को ग्रीक में स्टोन बोला जाता है, ग्रीक मतलब लिथोस ग्रीक में स्टोन को लिथोस बोला जाता है, ऐसे ही हाइड्रो बोला जाता है ग्रीक में, जिसका आप इस चैप्टर में इस पेज पर देख सकते हैं। एटमॉस मीन्स वेपर, ओके, हुडोर मीन्स वाटर, ओके, एंड बायोस मीन्स लाइफ, ठीक है, सिंपल। तो ये आपके सारे क्या नाम है वो थे वर्ड का कैसे ओरिजिन हुआ, इन वर्ड्स को कैसे हमने इंट्रोड्यूस करवाया, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ये यहाँ पर इनकी डेफिनेशन दी हुई है, जैसे कि सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर, द गैसियस layer that surrounds the earth is the atmosphere where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found। ये अभी आप आगे पढ़ेंगे। water covers a very big area of the earth surface, okay, जिसमें की आता है water, और water को बोला जाता है हाइड्रोस्फेयर, जिस एरिया में वाटर है। अब ये वाटर जो है किस किस फॉर्म में है, आइस फॉर्म में है, वाटर फॉर्म में है, वाटर वेपर फॉर्म में है, ठीक है। तीन तरह से हम इन वाटर आपके वाटर को देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बायोस्फेयर। इट्स अ वेरी नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर, ओके, जिसकी वजह से क्या हुआ, लाइफ एग्जिस्ट कर पाई, ठीक है। ये हमारा आपका डेफिनेशंस है डिफरेंट आपके डोमेन्स के, जो कि अर्थ के लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट थे, ओके। नाउ अब इसको हम थोड़ा से डिटेल में पढ़ते हैं, लिथोस्फेयर, ठीक है। तो लिथोस्फेयर का सिंपल है, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर, ओके। अब सॉलिड पोर्शन क्या है, सॉलिड पोर्शन का मतलब है रॉक्स, ओके, किससे बना है, ये रॉक से बना है, और रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अब अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल, एक आपका अर्थ है मान लीजिए इस तरह से, तो अर्थ, जिस अर्थ पे हम कैपेबल हैं आपके पौधे उगाने के लिए, या फिर आप ट्रीज जिस पर उगाते हैं, एक पतली सी लेयर है जो कि अर्थ के चारों तरफ, मतलब अर्थ की लैंड पार्ट को कवर करती है, और इसकी जो मोटाई है आप ये कह सकते हो 80 to 100 किलोमीटर है,
ठीक है, कहीं पर ये 5 किलोमीटर तक भी पाई जाती है, ठीक है। ये थिन लेयर जो है ये हमारी होती है क्रस्ट, ठीक है, जिसको कि हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। ओके, जिसको कि हम लिथोस्फेयर कहते हैं, इस थिन लेयर को ही हम क्रस्ट बोलते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो अंदर बहुत सारी ऐसी लैंड पार्ट की बहुत सारी लेयर है, बट वो हमारे स्टेबल रहने के लिए हमारे लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती। तो डायरेक्टली मेन इंपॉर्टेंट चीज है हमारी क्रस्ट, ओके, जो कि किससे है, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स है। इसमें आप इसमें देखेंगे आप एल्यूमिनियम देखेंगे, इसमें आप ऑक्सीजन देखेंगे, बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आयरन देखेंगे, गोल्ड देखेंगे, आप बहुत सारे एलिमेंट्स आप इसमें पाएंगे जो कि हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि अब इसी जो हमने अर्थ सरफेस की बात करें या अर्थ क्रस्ट की जो बात कर रहे हैं, इस अर्थ क्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन से हैं, एक तो है कॉन्टिनेंट्स और दूसरा है ओशन बेसिन्स, ठीक है। अब कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन्स बेसिकली होते क्या है, आप अगर इस मैप में देखेंगे तो ये जो आपके कलरफुल मैप हैं, ठीक है, ये कलरफुल जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, दीज आर द कॉन्टिनेंट्स, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, फर्स्ट इज हम अगर ले लेते हैं तो जस्ट टेक, फर्स्ट इज एशिया, okay, second is Africa, third USA, means North America, sorry, and fifth South America, sixth Europe, and seventh Australia, okay। मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स कितने हैं हमारे, टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स आर 7, ठीक है। अब आ जाते हैं ओशन बेसिन्स पर। अब ओशियन बेसिन्स का मतलब है, ओशियंस की बात नहीं हो रही, ओशन बेसिन्स का मतलब है ओशन के अंदर जो लैंड पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब लेकिन ओशन के अंदर जो लैंड पार्ट है हम बात तो उसकी कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो ओशन है हमें उसके बारे में देखना पड़ेगा कि आखिर वो कैसे ओशन बेसिन्स बन रहे हैं या कितने पार्ट कवर कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो अगर आप इधर देख रहे हैं, एक ओशन का नाम दिया था पैसिफिक ओशियन, ठीक है, और इस तरफ भी पैसिफिक ओशन दे रखा है, क्यों, क्योंकि जो आपका अर्थ है वो राउंड शेप में है। और अगर इस बैक साइड को अगर हम क्या करते हैं, बैक साइड करते हैं, जैसे पैसिफिक ओशन है, मान लीजिए ये बैक साइड का पैसिफिक ओशन है, हम इस पार्ट को नहीं देख रहे हैं, हम बैक साइड के ओशन को पहले इस पार्ट को हमने मर्ज कर दिया, ठीक है। तो अगर हमने देखा पैसिफिक ओशन, अगर हम इसको क्या करते हैं, खोलते हैं और वो भी सेंटर पार्ट को, तो हमारा इस तरह से मैप बनकर आ जाता है, ठीक है। ये मैप का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये है मैप डिस्टॉर्शन, इसको बोलते हैं कि मैप में क्या कमियां हो जाती हैं, ठीक है। तो आप क्या पूरी तरह से आप इसमें अर्थ का रेप्लिका नहीं दिखते, इसलिए हम बोलते हैं कि ग्लोब जो है बेटर होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग अपना कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को समझने के लिए। तो अब आते हैं पैसिफिक ओशन, अगर हम बात करें तो पैसिफिक ओशन जो है सबसे बड़ा ओशन है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का जो ओशन बेसिन है ऑब्वियसली वो अदर जो ओशियंस है उनके कंपैरिजन में ये बड़ा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट ओशन आ जाता है हमारा अटलांटिक ओशन। इसके बाद अटलांटिक ओशन हम देख रहे हैं, इसके पैसिफिक के कंपैरिजन में इसका जो बेसिन है वो कम है। उसके बाद आप देखते हैं इंडियन ओशन आ रहा है, ठीक है, इंडियन ओशन जो कि हमारा थर्ड नंबर का ओशन हो गया। फोर्थ इंपॉर्टेंट ओशन हो गया हमारा आर्कटिक ओशन, ओके, फोर ओशन के हम आर्कटिक ओशन है। अभी फिफ्थ कहना रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो कि है हमारा सदर्न ओशियन, ठीक है, इसको कि जो कि साउथ में है इसे हम बोल देते हैं सदर्न ओशियन, ठीक है, ओके। एक ये सेवेंथ अंटार्कटिका तो हमने काउंट नहीं किया, अंटार्कटिका इज आल्सो आवर कॉन्टिनेंट, 1 2 3, यस, फोर्थ काउंट नहीं किया हमने, फोर्थ एंड फिफ्थ, sixth and seventh, okay, this is Antarctica is our seventh continent, sorry, okay. So total number of continents are 7 and total number of oceans are 4, but it's recently introduced southern ocean which is known as our fifth ocean, ओके। अब आते हैं कैसे आपका जो ओशियन, एक सेकेंड हम ये पिक्चर भी थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हाँ, यहाँ पर एक लिखा हुआ है, द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर अबव सी लेवल, द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,222 मीटर इज रिकॉर्डेड एज एट मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन, could you imagine the depth of the sea much more than the highest point, okay। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि
हम जब भी किसी की क्या नाम है एलिवेशन की बात करते हैं, या हम कैसे कहते हैं कि कोई भी प्लेन, मान लीजिए ऐसे कोई प्लेन है, हम उस पर बात करते हैं किसी भी चीज की डिस्टेंस कितना है, मतलब किसकी हाइट कितनी है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी हाइट नापते हैं, तो हम कोई ना कोई नीचे लेवल करते हैं, हम किसी जमीन पर खड़े होते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ खड़े हो गए, और इस खड़े होने के साथ हमने अपनी एक मेजर हाइट नापी, और इस पे हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिया कि अच्छा ठीक है, हमारी हाइट जो है मान लीजिए वो 3 इंच हो गई, ठीक है, 4 इंच हो गई, 5 इंच हो गई, 5 फुट हो गई, 6 फुट हो गई, 7 फुट हो गई, ठीक है। 7 फुट तो जनरली होती नहीं है, 6 फुट जो है आपकी हाइट, मान लीजिए किसी की हो गई 6'4", 6'5'4", ठीक है, इस तरह की हाइट हम जो मेजर करते हैं। ऐसे ही हम एक जैसे कि हमने अपने हाइट के लिए तो हम क्या करते हैं, एक नीचे एक लेवल होता है जिसको हम बेस बनाकर हम अपनी हाइट मेजर करते हैं। अब ऐसे ही अगर हम लैंड पार्ट पे कुछ चीजें देख रहे हैं, तो लैंड पार्ट पे उनकी हाइट को कैसे नापा जाए, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम लैंड पार्ट पे जो चीज है उनकी हाइट कैसे नापी जाए। ये जैसे हम कहते हैं कि हमारी जो एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची चोटी है, मतलब जो हाईएस्ट पीक है वो हमारा है एवरेस्ट, ठीक है। अब एवरेस्ट की जो क्या नाम है ऊंचाई है या हाइट है, उसको कैसे नापा जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको करते हैं एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज 0, ठीक है। अब लेवल ऑफ सी का मतलब क्या है, लेवल सी का मतलब ये है, हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। ओशियन जो है, ओशन वाटर जो है, अगर आप ऑल ओवर अर्थ पर बात करें तो इसका जो लेवल है कहीं पर ऊंचा कहीं पर नीचा नहीं है। ओशन, क्योंकि आपको पता है, सिंपल ही कह सकते हो कि ग्रेविटेशन की वजह से जो हमारा वाटर है वो सबसे ज्यादा हैवी होता है, और हैवी होने की वजह से क्या होता है कि वो अर्थ पर इक्वली फैला हुआ है, ठीक है। पानी इक्वली फैला हुआ है, ठीक है। तो अब उस पानी इक्वली फैला हुआ है, तो इसलिए हम इससे ये फायदा होता है कि हम आप किसी भी कॉर्नर पे चले जाएंगे तो ओशियन का जो लेवल है वो हर जगह सेम होगा, ठीक है। इस वजह से हमने क्या किया कि हमने ओशियन को लिया, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि अब इसी ओशियन लेवल को मानकर हम देख लेते हैं कि किसी भी एरिया का जो हाइट है वो कितना है, या किसी भी एरिया की डेप्थ जो है वो कितनी है, ठीक है। डेप्थ का मतलब गहराई कितनी है, ठीक है। तो सिंपल अगर हम देखें तो इसी तरह से हमने एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंची चोटी है पूरे विश्व में, उसकी हाइट है 8,858। हालांकि ये जो लेंथ है वो इंक्रीज हुई है इस समय, ठीक है, और ये लगातार इंक्रीज होती रहती है। इसके बहुत पीछे बहुत सारे रीजंस है जो कि आप आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आ जाता है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच क्या है, आपकी डीपेस्ट ट्रेंच है, मतलब ये डीपेस्ट गहराई है आपकी, या इसको कह सकते हो आप खाई है, ठीक है। तो क्या नाम है, जो कि आपके किधर पाई जाती है, आपके समुद्र के अंदर पाई जाती है। हाँ, सबसे मतलब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमें ये तो पता है कि हम, क्योंकि जो हम देख सकते हैं कि ये मान लीजिए हमारा ओशन है, और ओशन के बाद हमारा लैंड पार्ट है, ठीक है। ये ओशन हो गया हमारा, इसके बाद हमारा लैंड पार्ट हो गया। लैंड के पार्ट में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें, लाइक हमारे पास माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, और प्लेटोज हैं, हम ये तो देखते हैं। और हमें लगता है कि ओशियन जो है फुल ऑफ वाटर है, ठीक है, ये एक ऐसा गड्ढा है जिसमें कि पानी ही पानी भरा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। हमारे इस ओशियन के अंदर भी हमारे लैंड पार्ट है। आखिर इसके लिए भी तो कोई ऐसा बेस चाहिए जिसमें पानी स्टेगनेंट रह सके, ठीक है। तो ऐसा इसको हम इस पिक्चर से देख सकते हैं। देखिए, अब जैसे ये देख रहे हैं कि ये हमारा ओशन, ये हमारा ओशन सी सरफेस है, मतलब क्या आप कह सकते हो कि ये आपका ओशियन का सी लेवल आप कह सकते हो, ठीक है। इट्स अ सी लेवल जिसपे कि हम कोई भी हाइट नापते हैं, ठीक है, जिसको कि हमने इसको नाम दिया कि जीरो नाम दिया इसको, ठीक है। इस 0 किलोमीटर के एरिया, 0 किलोमीटर के एरिया से, 0 मीटर के एरिया से हम किसी भी चीज की गहराई और उसकी हाइट नापते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम देखें, ये सारा, ये जो फीचर्स आपको दिख रहे हैं, ये जो ब्राउन कलर में जो फीचर्स दिख रहे हैं आपको, ये आपके ओशन के अंदर पाए जाते हैं। मतलब इस तरह के लैंडफॉर्म्स आप ओशन के अंदर भी देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि आप कभी किसी ओशन के पास अगर गए होंगे तो उसमें देखते होंगे आप, थोड़ा सा समुद्र के अंदर जा सकते हैं जिसमें कि आपको लैंड पार्ट दिखेगा। ये एरिया होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एरिया। उसके बाद आप उसके और थोड़ा सा अगर आगे जाते हैं तो, जनरली जो कि हम जाते नहीं हैं, बट उसके बाद जो कि हमारे जैसे डाइवर्स होते हैं बहुत सारे, जो जाते हैं रिसर्च के लिए जाते हैं, या फिर कुछ लोग शौकीन भी होते हैं, वो स्कूबा डाइविंग करते हैं, तो वो लोग जो जाते हैं वो कॉन्टिनेंटल स्लोप के एरिया में जाते हैं, जिसमें क्या होता है, डायरेक्टली एक स्लोप होता
होता है, और ऐसे ही सिंपल कह सकते हैं कि गहराई का एरिया होता है। उसके बाद थोड़ा सा फिर एक थोड़ा सा राइज आता है, जिसको कि बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज एरिया बोलते हैं। उसके बाद अबाइसल प्लेन, जैसे कि हमारे प्लेन्स पाए जाते हैं, वैसे ही इसमें इस प्लेन को बोलते हैं हम अबाइसल प्लेन। उसके बाद गहराई भी पाई जाती है, जिसमें कि हम खाई कह सकते हैं, जैसे कि हमारे, जैसे कि हम माउंटेन्स के पास जब जाते हैं तो वहाँ खाई भी होती है, ठीक है। जैसे इसके बाद जैसे ये रहा ओशियनिक ट्रेंच जिसको बोलते हैं, इस क्योंकि वो इसके जो अंदर है उसको हम बोलते हैं ओशियनिक ट्रेंच, क्योंकि ओशन के अंदर है लैंडफॉर्म्स। उसके बाद आते हैं वॉल्केनिक आइलैंड्स। वॉल्केनिक आइलैंड्स या फिर ये कह सकते हो कि ये माउंटेन्स है जो वॉल्केनोस की वजह से बनते हैं, और ये वॉल्केनिक आइलैंड आपकी सी सरफेस पे कई बार दिखते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे लैंड फीचर्स जो वॉल्केनिक आइलैंड्स बने हुए हैं, जैसे कि बेसिकली हमारा जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, इसको अभी आप आगे पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो वॉल्केनिक आइलैंड्स है। ओके, नाउ कम टू और दूसरे वाले, इसके अलावा देखते हैं सबमरीन रिज, ठीक है। जो रिजेस होते हैं, मतलब छोटी छोटी आपकी घाटियां होती हैं, उसको बोलते हैं सबमरीन रिज, जो कि ऑब्वियसली आपके अगेन आपके ओशन के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो दीज आर द ओशियन बेसिन्स, ठीक है। अब यही ओशन बेसिन का ही हाइट बोला जा रहा है। जैसे जब मैंने आपको पहले बताया कि जो क्रस्ट की मोटाई है या थिकनेस है वो है 5 to 100 किलोमीटर, ठीक है। 5 to 100 किलोमीटर का मतलब ही यही है कि ये 5 कहाँ पाई जाती है, आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ के एरिया में, जहां सबसे नीचे के एरिया में ले लिया जाए तो ये इनकी जो क्रस्ट की मोटाई है वो 5 किलोमीटर पाई जा सकती है, ठीक है। 5 किलोमीटर तक पाई जाती है। उसके बाद आप ऊपर अगर हम देखें, सी लेवल से ऊपर चले जाएं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं क्रस्ट जिसमें कि उसकी हाइट क्या पाई जाती है, 100 किलोमीटर तक के एरिया में पाई जाती है, ठीक है। This is all about your continental and ocean basins. अब आते हैं कि आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद कॉन्टिनेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम देखते हैं हमारे टोटल, मैंने जैसे पहले ही बताया कि हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, 7 हैं, जिसमें कि फर्स्ट हो गया आपका एशिया, उसके बाद हो गया आपका यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ओके, इसके लिए फिर से हम अगर मैप पे चले तो यस, दिस इज आवर मैप। ओके, इसमें मैप पे चलते हैं तो सबसे लार्जेस्ट जो आपका कॉन्टिनेंट है वो है आपका एशिया, ठीक है। और एशिया वो कॉन्टिनेंट है जिसमें कि हम भी रह रहे हैं, विच इज इंडिया। ओके, इंडिया, इसमें है हिमालय, तिब्बतियन प्लेटोस, ठीक है। ये सारे वो फीचर्स हैं जो कि कॉन्टिनेंट्स पे जनरली हम पा रहे हैं, ठीक है। इसमें हाईएस्ट, ये कह सकते हो कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है हिमालय, जो कि आपके एशियन कॉन्टिनेंट में है। उसके अलावा आप यहाँ पर प्लेटोज भी देख रहे हैं, जो कि रूफ ऑफ द या रूफ बोला जाता है, ठीक है। इसे आप बोला जाते हैं, आप क्या नाम है, रूफ भी बोलते हैं, रूफ ऑफ द अर्थ, छत बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा आप क्या लार्जेस्ट, और इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, जैसे कि आपका इंडिया के अलावा यहाँ पर आपकी जो जो पास की नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। उसके अलावा जापान और ये सब कंट्रीज भी इसी के अंदर में आती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट चीज जो है उसके बाद अब देखते हैं इसके जस्ट, हाँ, इसके अलावा देखते हैं कि इसके जो साउथ में इंडियन ओशन नाम का एक ओशन है, जिसका नाम भी इंडिया के नाम पर पड़ा, ठीक है। इसे बोलते हैं इंडियन ओशन, इसी के जस्ट साउथ में है ये। इंडिया का इसी वजह से एक एडवांटेज पोजीशन है, क्योंकि इसके 3 तरफ से समुद्र है, ठीक है। उसके अलावा आप एशिया कॉन्टिनेंट के आप वेस्ट साइड, सॉरी ईस्ट साइड में आप देखेंगे पैसिफिक ओशन है, ठीक है। ये भी एक एडवांटेजेस पोजीशन आ जाता है फॉर एशियन कॉन्टिनेंट्स। ओके, नाउ हम आते हैं अब यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे। यूरोपियन कॉन्टिनेंट को आप एशियन कॉन्टिनेंट से कौन सा माउंटेन अलग करता है, ये है आपका यूराल माउंटेन, ठीक है। एक देख सकते हैं यूराल माउंटेन जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट को अलग कर रहा है यूरोप कॉन्टिनेंट से, ठीक है। उसके अलावा यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो है देख रहे हैं आप कि कंपैरेटिवली एशिया से थोड़ा छोटा है, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत छोटा लग रहा है क्योंकि इस देख सकते हैं। उसके अलावा ये दूसरा हमारा है अफ्रीका। अफ्रीका से यूरोप कैसे अलग हो रहा है, मेडिटेरियन सी के थ्रू अलग हो रहा है। इसके अलावा ये जो आपका सी है, ये दिख रहा है एक छोटा सा सी, ये होता है कैस्पियन सी,
ठीक है। कैस्पियन सी जो है वो मीठे पानी की झील है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक वाटर, ये ब्लैक वाटर सी है, ठीक है, ब्लैक सी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूरोपियन कॉन्टिनेंट। यूरोपियन कॉन्टिनेंट के आपके वेस्ट साइड में कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन है, इसको नॉर्थ अटलांटिक ओशन बोलते हैं इधर। और उसके अलावा इसके नॉर्थ साइड में आर्कटिक ओशन है। ठीक है, तो मतलब तीन तरफ से ये क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है, और इसके इस तरफ मेडिटेरियन सी है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो आपका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट होने के साथ साथ इसमें देख सकते हैं कि इंडिया की लार्जेस्ट रिवर जो है वो कौन सी है? नाइल रिवर, वो भी अफ्रीका में है। उसके अलावा एटलस माउंटेन इसके साउथ में, इसके नॉर्थ साइड में है। और इंडिया का सबसे बड़ा, सॉरी, वर्ल्ड का सबसे हॉट डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट, जो कि अगेन अफ्रीका में ही है। उसके अलावा आप एक चीज और देख सकते हैं कि अफ्रीका जो है, अफ्रीका के बीचों बीच आपके तीन लाइनें को क्रॉस कर रही हैं। अफ्रीका को काटने वाली पहली लाइन है इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री पर जो कटती है, ठीक है, ये इंडिया पास होती है। उसके अलावा इंडिया के नॉर्थ साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो रहा है, और इंडिया के और इसके अफ्रीका के साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है ऐसी कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसको कि तीनों हमारी जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स है वो काटते हैं, तो आपका कौन सा है? वन एंड ओनली आपका अफ्रीका है। क्योंकि अगर आप देखें तो एशिया को काटने वाला ओनली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, यूरोप तक कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स है वो नहीं पहुंच रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है, हाँ, इसके साउथ में आप देखेंगे, इसके ईस्ट साइड में इंडियन ओशन है, और वेस्ट साइड में अटलांटिक ओशन है, और साउथ में सदर्न ओशन है। ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेजेस पोजीशन पर है कि इसके तीन तरफ से समुद्र है। और साथ में एक चीज और देखेंगे कि अफ्रीका का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा रगेड टोपोग्राफी है, मतलब इतना ज्यादा टफेस्ट है, और रिच मिनरल रिसोर्सेज है इसमें, अफ्रीका में। हाँ, बहुत मिनरल रिसोर्सेज है इसमें, क्योंकि अभी एक तरह से कह सकते हो कि अगर अनटच्ड कॉन्टिनेंट कोई बचा है तो वो है अफ्रीका, जिसमें कि अभी भी लोग इतना इंटरफेरेंस नहीं कर सके, और इसका जो असली इसमें जो चीजें हैं वो उसको नहीं पहुंचा सके। ठीक है, मतलब उसको टच नहीं कर सके, उस पर कोई हानि नहीं पहुंचा सके, जैसे कि हमारे अदर कॉन्टिनेंट से पहुंच चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका, जो कि इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट है, जिसमें कि आपके जो ईस्ट साइड है इसका, सॉरी, वेस्ट साइड जो है वो रॉकी माउंटेन से घिरा हुआ है। मतलब इसका जो ये कह सकते हो कि रॉकी माउंटेन, जो कि ऐसे मोड़दार पर्वत है, जो कि इसके वेस्ट साइड को पूरा कवर करता है, और ऐसे फोल्डेड माउंटेन्स को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके साउथ, इसके ईस्ट साइड में अपलेशन माउंटेन्स है। ठीक है, ये आपका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। उसके अलावा ये नॉर्थ अमेरिका का जो नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट साइड में अटलांटिक ओशन है, और वेस्ट साइड में पैसिफिक ओशन है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से एक एस्थुमस से दूर होता है। यस, एस्थुमस, जिसमें कि एस्थुमस का मतलब क्या होता है? एस्थुमस का मतलब होता है कि एक नैरो लैंड होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि आप इस कॉन्टिनेंट से साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे आराम से आ सकते हैं। बट स्टिल यहाँ पर एक क्या नाम है, एक नहर बनवाई गई, जिसे बोला जाता है पनामा कैनाल। जिस पनामा कैनाल की वजह से इनको एक आराम से एक रूट मिल पाया, जिससे कि आराम से यहाँ पर क्या हो सकता है, इनका कोई शिपिंग का काम हो सकता है, या फिर इनका कोई भी इंडस्ट्रियल वर्क, इंडस्ट्रियल जो भी चीजें हैं वो इनकी हेल्पफुल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पे। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट कह सकते हैं आपका सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट आपका है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट होने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें इतनी छोटी कॉन्टिनेंट था कि इसमें अगेन इसका जो पूरा कंट्री का नाम भी ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो कुल मिला के 7 स्टेट्स हैं, बहुत ज्यादा स्टेट्स भी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा
आप देखते हैं इसके इसके इस साइड में अगर आप देखेंगे तो वो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है जो कि बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ये एक रीफ्स होते हैं, एटॉल्स होते हैं जो अपने आप बनते हैं, एक तरह से ये जीव होते हैं जो बनाते हैं, बट ऐसे लगते हैं जैसे कि कोई आइलैंड बन चुका है, ठीक है। एक तरह से जीव तो होते हैं लेकिन वो धीरे धीरे जब वो अपने डेथ हो जाती है उनकी तो एक आइलैंड फॉर्म में बन जाता है, तो एक ग्रेट बैरियर रीफ बनाता है जो बहुत सुंदर लगता है और एक टूरिस्ट स्पॉट बनता है यहाँ पर एक, ठीक है। उसके अलावा इसको देख रहे हैं कि आप इसके चारों तरफ ही ओशियन है, ठीक है। इस अगेन ये एडवांटेजेस पोजीशन है इसका, जो वेस्ट इसका जो ईस्ट वेस्टर्न साइड है वो इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया, क्योंकि अगेन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डेजर्ट्स हैं या फिर थोड़ी अगेन रगेड टोपोग्राफी है, बट इसका जो ईस्टर्न साइड है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि ये एरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या लोगों के रहने के लायक बहुत अच्छा एरिया था, ठीक है। एंड लास्ट कॉन्टिनेंट आता है आपका अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में कह सकते हो कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का ओनली 1% रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंट है ये आपके कौन से पोल पर है? साउथ पोल पर है, एम आई राइट? यस, साउथ पोल पर है। तो साउथ पोल का मतलब क्या कि यहाँ पर कोई भी सनरेज नहीं पहुंच रही, सनरेज ना पहुंचने की वजह से ये सारा साल बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। और सारा साल बर्फ से ढका रहने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्टेंस बड़ी मुश्किल हो जाती है, या कह लो कि बहुत टफ हो जाती है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर कुछ रिसर्चर्स होते हैं जो किसी न किसी रिसर्च की वजह से, साइंटिस्ट जो होते हैं वो यहाँ पर ज्यादातर रहते हैं। तो जनरली जो लोग रहने के पर्पज से बहुत ही कम आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली आपके रिसर्च पर्पज से ही लोग यहाँ पर जाते हैं, जैसे कि गंगोत्री करके एक रिसर्च सेंटर है जो यहाँ पर बनाया हुआ है, जो इंडिया का है, ठीक है। ऐसी बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स हैं जिसके अब लोगों को यहाँ पर अपना ट्रेवल करना पड़ता है, ठीक है। ओके, that is all about your continents। अब इसमें जो हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में दिया हुआ है, जैसे कि ये बताया यूरेशिया, यूरोप और एशिया को मिलकर बना है। अगर ऐसा कुछ छूट रहा है तो हम देख सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं जो हमने छोड़ा हो। यस, नेक्स्ट आ जाते हैं एस्थीमस एंड स्ट्रेट्स का डिफरेंस बताया हुआ है इसमें। एस्थीमस जैसे मैंने बताया नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, ओके। एक नैरो स्ट्रिप होता है जो कि लैंड को जोड़ता है, मतलब एक लैंड को दूसरे लैंड से जोड़ रहा है, इसको बोलते हैं एस्थीमस, ओके। जैसे कि हमारा हो गया पनामा एस्थीमस। नेक्स्ट हो गया स्ट्रेट। स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर का एक पैसेज होता है जिसमें कि दो लार्ज बॉडीज को कनेक्ट करता है। लार्ज बॉडीज जैसे कि हमारा हो गया बे ऑफ बंगाल और इस तरफ हो गया इंडियन ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशन हो गया। तो इसको कनेक्ट करने के लिए क्या होता है जिसको बोलते हैं हम स्ट्रेट, ठीक है। नेम द स्ट्रेट बिटवीन इंडियन एंड श्रीलंका, तो इस स्ट्रेट का नाम है पाक स्ट्रेट, ठीक है। इस स्ट्रेट का नाम है पाक स्ट्रेट, जो कि आपके इंडिया और श्रीलंका को जोड़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको राम सेतु भी बोला जाता है। हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें बोला जाता है कि ये जो आपका नैरो स्ट्रेट है ये किसके थ्रू बना है, ये उनकी अपनी स्क्रिप्चर्स में जो बना है उसके अकॉर्डिंग ये राम सेतु भी बोला जाता है इसे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अंटार्कटिका। देखिए जैसे मैंने बताया इंडिया ऑल्सो हैज रिसर्च स्टेशंस देयर, ओके। these are named as मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, ओके। ये रिसर्च स्टेशंस हैं जो कि यहाँ पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। ये कंपैरेटिव साइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैं जिसमें कंपैरिजन बताया कि कौन सा कॉन्टिनेंट किसके कितना बड़ा है, जैसे कि नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विच इज लार्जर, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब पहला नंबर तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पूछा जा रहा है, तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो गया आपका एशिया, ओके। अब इसमें इसके थ्रू क्या है, ये कॉलम्स इसलिए बनाए, इस कॉलम को काउंट करके भी आप देख सकते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है, ठीक है। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो गया आपका एशिया। उसके बाद पूछा जा रहा है विच इज लार्जर, एशिया और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा बड़ा जो है वो है यूरोप। हाँ, से आप काउंट कर सकते हैं, आराम से आप पता लग जाएगा। तो आपका जो वो है क्या नाम है इसके यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे बड़ा है वो है यूरोप, ओके। Okay, that is so for today we are concluding here only, and if you have any doubt till today regarding earlier chapters you can ask in comment box, okay. Thank you.